हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और हम आज की जो फिजिक्स की क्लास है उसमें आप स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है कार्य। तो कार्य से पहले मैं आपको कल वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने दोस्तों कल बात की थी घर्षण बल की। तो दोस्तों घर्षण बल की जो मैंने बात की थी, मैंने बताया था घर्षण बल एक विरोधी बल है। घर्षण बल एक विरोधी बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। आगे मैंने दोस्तों इसमें बताया था कि जो घर्षण बल है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है यानी कि सरफेस पर निर्भर करता है। अगर इसका सरफेस जो है चिकना होगा, स्मूथ होगा, तो वो घर्षण बल का मान वहां पे बहुत कम होगा, और अगर इसका सरफेस खुरदरा होगा तो इसके घर्षण बल का मान अधिक होगा। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई थी जो मैं वापस आज रिवाइज कर रहा हूं ताकि कंटिन्यूटी क्लास की बनी रहे, आप जो पीछे वाले टॉपिक है उनसे रिलेट हो सके। अगर आपने ये घर्षण बल वाली वीडियो, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या वैसे आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर सतह है चिकनी तो घर्षण बल का मान कम होगा, और अगर सतह है खुरदरी तो घर्षण बल का मान अधिक होगा। तो ये था दोस्तों कुछ जो मैंने घर्षण बल के बारे में आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें घर्षण बल के मान को कम करना है, जैसे कि अगर किसी गाड़ी के टायर है, टायरों में अंदर जब टायर उसमें अटैच होते हैं गाड़ी के बैरियर में, अगर वहां पे घर्षण बल का मान अगर ज्यादा होगा तो गाड़ी को चलने में ज्यादा दिक्कत आएगी और उसमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि ज्यादा ईंधन लगेगा। तो उसमें घर्षण बल के मान को वहां पे कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का यूज करते हैं, स्नेहक का उपयोग करते हैं। तो स्नेहक का उपयोग, स्नेहक यानी जो हम देखते हैं कि ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, और काफी कुछ स्नेहक के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो स्नेहक का यूज करके हम घर्षण बल का मान कम करते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे कोई गाड़ी चल रही है और उसमें हमारा जो बल है घर्षण बल के मान से अधिक है तभी गाड़ी चल रही है, तो फिर जो हमारी गति, फिर जब गाड़ी चल रही है वो रुकेगी तो रुकते समय जो गतिज ऊर्जा है वो किसी न किसी ऊर्जा में तो परिवर्तित होगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसमें जो गतिज ऊर्जा थी वो आगे जाकर थर्मल एनर्जी यानी ताप की ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थर्मल एनर्जी में मैंने यहाँ पे आपको बताया दोस्तों कि जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है वो आगे जाके थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ था जो मैंने आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाया है, जो मैंने कल आपको घर्षण वाले टॉपिक में बताया था। और इसमें मैंने घर्षण बल के 3 प्रकार बताए थे आपको। एक तो
स्थिर घर्षण, जिसको मैंने बोला था स्टैटिक, एक सर्पी घर्षण, जिसको बोला था इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइडिंग, एक था लोटनी घर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग। आपसे इन तीनों के नाम न पूछकर एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि इनका जो है बढ़ते क्रम या इसको उतरते क्रम में बताओ कि कौन सा बल है जो सबसे ज्यादा होगा स्टैटिक, सर्पी और लोटनी में। तो दोस्तों इसमें होता है सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक का मान, फिर होता है स्लाइडिंग का और फिर होता है रोलिंग का। तो ये इसके बल होते हैं जो तीन प्रकार के होते हैं, जो घर्षण बल है, जो इन तीनों के जो मान मैंने बता दिए हैं कि सबसे ज्यादा स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग। तो चलते हैं दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा कार्य यानी वर्क, उसकी ओर। ये मैंने आपको कल वाला रिवाइज करा दिया, अगर फिर भी आपको और अच्छे से समझना है तो आप हमारी पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क यानी कार्य। इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, तो इसे कार्य कहते हैं। कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाकर, उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य, जो विस्थापित किया जाता है तो उसे कार्य बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, विस्थापित किया जाता है उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। यानी कि जब किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं और हम जिस तरफ से बल लगाते हैं विस्थापन भी उसी तरफ होता है, तो बल व उस जो विस्थापन हुआ उसके गुणनफल को हम कार्य बोलेंगे। तो इसी से हम अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जैसे कि W बराबर Fs, ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला, बल गुणा विस्थापन। तो दोस्तों अब चलते हैं इससे आगे, इसमें कुछ और देखते हैं। तो इसका ये विस्थापन का फॉर्मूला हो गया, ये कार्य का फॉर्मूला हो गया, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। आप इसके डेफिनेशन नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूं इसको साफ करके। हमने यहां पर देखा कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो हम इसका मात्रक देखते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। बल का होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर, यानी इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, या इसको जूल भी बोल सकते हैं। जूल इसका जो मात्रक है उसको एसआई पद्धति में जूल बोलते हैं। जो एसआई पद्धति में इसका मात्रक है जूल है, और हम इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं इसकी विमा की, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है F इंटू एस।
F यानी बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण और इंटू ये विस्थापन हमें दे रखा है। मैंने आपको बोला था कि अगर हमें विमा निकालनी है तो सबसे पहले आप लोग MLT लिखेंगे। MLT आपने लिख दिया। M यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम kg से डिनोट करते हैं। त्वरण, त्वरण को हम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है, और विस्थापन का मीटर, ये इसके मात्रक हो गए। अब kg कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो m पे एक, m का मतलब होता है मास, मास जो द्रव्यमान को बोलते हैं इंग्लिश में। तो द्रव्यमान अपना कितना आ रहा है, एक बार आ रहा है। l यानी लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, जो विस्थापन होगा वो भी लंबाई में होगा, जो भी चीजें होती है उसको लंबाई में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। तो मीटर अपने आ रहे हैं 2 बार, तो l पे लगा देंगे 2 बार। सेकंड भी अपने 2 बार आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गई दोस्तों इसकी विमा। आगे चलते हैं। अब हमें आजकल जो एग्जाम होते हैं लेवल वाले एग्जाम, तो उनमें हमें सीधी कार्य की डेफिनेशन या कार्य की परिभाषा न पूछकर ये पूछा जाता है कि एक जूल को डिफाइन करो या एक जूल किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा होगी कि एक न्यूटन बल लगाकर, एक न्यूटन बल लगाकर जब किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, कि 1 न्यूटन बल लगाकर जब किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। हमें लेवल वाले एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है कि 1 जूल को डिफाइन करो या 1 जूल की परिभाषा बताओ। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि W बराबर F इंटू एस, हमने बल भी 1 न्यूटन लगाया और जो विस्थापन है वो भी 1 मीटर हुआ, तो आ गया ना 1 जूल। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि 1 न्यूटन बल लगाकर जब किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ये थी जूल की परिभाषा जब 1 जूल को डिफाइन करना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कार्य का जो फॉर्मूला है उसमें 3 केस बनते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया कि कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, यानी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो इसमें 3 केस बनते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला ये मान के चलते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि जब बल की दिशा में विस्थापन हो, कि इसी दिशा में मैं बल लगा रहा हूं और इसी दिशा में मैं विस्थापन कर रहा हूं, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या कोई कोण बन रहा है, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। और 0 डिग्री होगा तो अपन को इसमें कोण लेना है कोस थीटा वाला, कोस थीटा। इसका मेन फॉर्मूला ये होता है दोस्तों एफ एस कोस थीटा। अब अगर इसका मान 0 आ गया तो कोस थीटा का मान दोस्तों 1 आ जाएगा। तो एफ एस के अंदर 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो एफ एस की ही वैल्यू आएगी, इस 1 से मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू आएगी। तो अब इसमें 3 केस बनते हैं, जो मैं आपको तीनों केस बता देता हूं। फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस भी कर लिया, फिर वापस से कर लेते हैं। जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो दोस्तों बल भी इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो क्या इनके बीच में कोई कोण बनेगा दोस्तों? 0 डिग्री का बनेगा।
तो एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ये फॉर्मूला वही बन गया, अपन इस 1 को लिखे चाहे ना लिखे, हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। बात करते हैं केस नंबर 2 की। जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तो दोस्तों जैसे कि अगर विस्थापन इस साइड में हो रहा है तो बल इस साइड से लगा रहे हैं ऊपर से, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो गए। लंबवत होते हैं तो इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत है यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, फॉर्मूला हमारा क्या था, W = L × S × cos थीटा। तो दोस्तों cos 90 डिग्री का जो मान है, cos 90 डिग्री बराबर होता है 0। आपको ये टेबल याद भी होगी, अगर नहीं याद है तो हम जो ट्रिकी मैथ्स वाली क्लास लेते हैं उसमें मैं एक दिन आपको क्लास लेकर ऐसे हाथ से याद करना आपको मैं ये टेबल बता दूंगा, जिससे कि आपको अगर ये याद भी नहीं हो तो आप हाथ से 5 सेकंड के अंदर हर किसी भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 90 डिग्री cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो अगर ये दोनों लंबवत हो तो किया गया कार्य 0 होगा। अगर दोनों लंबवत हो एक दूसरे के बल व विस्थापन, तो इनके मध्य कोण 90 डिग्री का बनेगा और 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इससे आगे तीसरा केस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। केस नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, कि अगर विस्थापन इस दिशा में हो रहा है तो बल इस दिशा में लग रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत हो गए दोस्तों। हमारा फॉर्मूला क्या था, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन गुणा कोस थीटा। कोस 180 डिग्री बन गया दोस्तों कोण इनके बीच में, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत लग रहा है और आपको पता है कि अगर सीधी रेखा आ जाए तो दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा W = -F × S, क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई करके -F × S हो जाएगा, यानी कि इनके द्वारा किया गया कार्य माइनस हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इसकी तीनों केस, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसमें कुछ और बताता हूँ आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपने इसमें तीनों केस देख लिए, तो इन तीनों केस से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, कि जो कार्य होता है, किया गया कार्य प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपने कार्य किया, ये हो सकता है आपने नहीं किया, और ये हो सकता है माइनस में चला जाए। तो आगे चलते हैं दोस्तों इससे। अब जो कार्य वाला मेन टॉपिक है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर कार्य में कुछ नहीं पूछा जाता। मैं किसी और बुक को प्रेफर करके या कहीं अन्य जगह से ज्यादा कुछ पढ़ के नहीं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बेस्ट बताऊंगा। ये जो आपका वर्क वाला टॉपिक है वो क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 11 है, उसी में से जो आपने पढ़ दिया वही आपका कार्य वाले टॉपिक में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की क्लास 9 का जो 8th चैप्टर है उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। जो सारे मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये एएलपी एनटीपीसी जो पीछे एग्जाम हुए हैं उन वगैरह में पूछे गए हैं सारे। तो मैं आपको कार्य फिजिक्स की भाषा में, अगर एक एथलीट है, एक ये मैदान है, एक एथलीट बिंदु ए से भागना स्टार्ट करता है
और वो घूमकर वापस बिंदु ए पर आ जाता है। चाहे उसने 10 चक्कर ही क्यों ना लगाए हों, उसने 10 चक्कर लगा लिए, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, वो पूरा थक गया। लेकिन अपन लोगों ने क्या सोचा कि इसने बहुत काम किया, बहुत दौड़ाई है, लेकिन फिजिक्स बोलती है इसने कार्य नहीं किया। अगर फिजिक्स की भाषा में देखेंगे तो इसने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि इसमें विस्थापन तो हुआ ही नहीं। ये यहाँ पे जाकर वापस ए पे आ गया। और मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में विस्थापन और दूरी वाला जब बताया था, तो विस्थापन के बारे में बताया था न्यूनतम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो ए से वापस ए आ गया तो न्यूनतम दूरी बची कहां, कोई दूरी तय ही नहीं की इसने, जहां से चला था वहीं वापस आ गया। तो विस्थापन अपना क्या हो गया, S बराबर 0 हो गया। तो W यानी कार्य बराबर बल, बल चाहे कितना भी हो, विस्थापन अगर 0 है तो W बराबर 0 हो गया ना दोस्तों। तो फिजिक्स की भाषा में इस बंदे ने कोई कार्य नहीं किया। चाहे यहाँ पर आपको एथलीट दे दे, चाहे यहाँ पे आपको कार दे दे, चाहे ग्रह दे दे, कोई भी दे दे, क्योंकि ग्रह भी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और वो इसी बिंदु पर वापस आके रुक जाते हैं, इसी बिंदु पर वापस आते हैं और अपना नेक्स्ट चक्कर स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स की भाषा में उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया। आगे चलते हैं दोस्तों, एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं अब, जिससे कि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन है, एक पुली 15 केजी द्रव्यमान उठाकर, मैंने आपको द्रव्यमान में भार में पीछे वाली क्लासेस में अंतर बता दिया था दोस्तों। अगर किसी वस्तु का 15 केजी आ रहा है तो वो द्रव्यमान होता है, भार नहीं होता उसका। 15 केजी द्रव्यमान उठाकर अपने सर पर रखता है। कुली तो आप लोग समझ गए होंगे, जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो खड़े रहते हैं, जो आपका सामान इधर उधर लेके जाते हैं। एक कुली 15 केजी द्रव्यमान उठाकर अपने सर पर रखता है, जो 1.5 मीटर ऊंचा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। तो दोस्तों आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं। अगर बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले वो चीजें लिखो जो क्वेश्चन में दे रखी हैं। द्रव्यमान यानी m हमें दे रखा है 15 केजी। फिर हमें ऊंचाई यानी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और हमें g की वैल्यू दे रखी है इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, इसने ये बोल रखा है। तो दोस्तों ये एक पुली खड़ा है, यहां से इसने सामान उठाया 1.5 मीटर ऊंचाई। तो इसकी ये जो ऊंचाई है 1.5 मीटर, अपन इसको विस्थापन भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसने यहां से उठाकर यहां पे सामान रखा, इतना विस्थापित किया सामान को। विस्थापित भी इस तरफ हो रहा है और बल भी इस तरफ लगाएगा, तभी तो सामान ऊपर उठा पाएगा। सामान ऊपर उठाएगा तो ये विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, यानी कि हमारा जो H है वही हमारा S होगा, यानी विस्थापन होगा। तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कोस थीटा। हमारे पास S आ गया,
हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, डब्ल्यू यानी कार्य निकालना है। तो पहले हमें पूछा गया है कि कार्य कितना किया, तो कार्य निकालने के लिए हमें एफ की जरूरत पड़ेगी। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, लेकिन ये धरती से सामान ऊपर उठा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर नॉर्मल त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण का यूज करेंगे, यानी कि जी का यूज करेंगे, जी गुरुत्वीय त्वरण। हमें द्रव्यमान दे रखा है 15 केजी, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे एफ का मान हो जाएगा 150 न्यूटन। एफ हमने 150 न्यूटन निकाल लिया, तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, 150 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 225 जूल, क्योंकि जो वर्क है उसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको आगे और अच्छे से समझा सकें। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। कि जैसे हमने क्या कहा कि एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, अगर कहीं पे बात आती है धरती से या जमीन से सामान उठाया है, तो F बराबर जैसे कि एम ए होता है, और ए जो होता है उसको हम त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो बल के मामले में है। अगर वो धरती से उठा रहा है तो हम ए की जगह जी लेते हैं, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो F बराबर क्या हो जाता है हमारा mg। अगर बात आती है धरती से ऊपर सामान उठाने की, तो जो हमारा s होता है वो h होता है, यानी कि जो हाइट होती है वही हमारा विस्थापन हो जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं mgh बराबर w बराबर f इंटू s। mgh से भी हम कार्य निकाल सकते हैं और f इंटू s से भी हम कार्य निकाल सकते हैं। और आपको अगर पता हो तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, जो एक विशेष स्थिति के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो होती है, उसका जो मान होता है वो होता है mgh, और हमारा यहाँ पे भी mgh ही आ रहा है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ स्थितियों में कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है, कि कुछ स्थितियों में कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था दोस्तों आज का आपका कार्य का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको कार्य की डेफिनेशन बता दी, इसका फॉर्मूला बता दिया, इसमें जो 3 कंडीशंस बनती हैं, 3 केस बनते हैं, वो 3 केस बता दिए, 2 से 3 आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर करा दिए। स्थितिज ऊर्जा व कार्य में संबंध आपको पूछा जाता है कि क्या संबंध है, तो हम बोलेंगे कुछ विशेष स्थितियों के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य के बराबर होती है। दोस्तों आज का आपका कार्य वाला टॉपिक यही कंप्लीट होता है, और कल हम चलेंगे ऊर्जा व शक्ति की ओर, क्योंकि ये तीनों टॉपिक हमें साथ में दिए जाते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हमने आज कार्य वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा इन दोनों से बड़ा था, तो मैंने आपको कार्य वाला कंप्लीट करा दिया। और कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऊर्जा व शक्ति। और जो हमारी ट्रिकी मैथ्स की क्लास होती है, हम उसकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि हमें जो नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो तो बुक्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइप है जो हमें बुक्स में भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमें कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर।
तो इन दोनों के बारे में बाइनरी को कैसे डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज करें, ये मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी ट्रिकी मैथ्स की क्लास होगी उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छे वीडियो लेके आने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।